ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बहुत ही चुन्नू यानी छोटा सा चैप्टर है और इसको मैं 3 एपिसोड के अंदर, एक्चुअल में 2 ही एपिसोड के अंदर कंप्लीट कर दूंगा पूरा का पूरा। जो तीसरा एपिसोड होगा उसमें मैं एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस है वो आपके सॉल्व करवाऊंगा आपके सामने और आप मेरे को आंसर बताओगे। एंड जो एपिसोड 1 जो आज का एपिसोड है उसमें ह्यूमन आई को देखेंगे, बाकी जो अगला एपिसोड है उसमें कलरफुल वर्ल्ड हमारा का पूरा देखेंगे। और एक चीज समझो कि जो चैप्टर है ना ये बायोलॉजी प्लस फिजिक्स दोनों है, मतलब फिजिक्स कम बायोलॉजी ज्यादा है। कैसे? ह्यूमन आई जो टॉपिक है वो बेसिकली बायोलॉजिकल है, जबकि जो चैप्टर जो टॉपिक बच गया कलरफुल वर्ल्ड वाला वो हमारा फिजिकल है यानी फिजिक्स का पोर्शन है। एक्चुअल में फिजिक्स में ही आता है, पूरा का पूरा चैप्टर फिजिक्स में आता है। बट आप ह्यूमन आई को अगले क्लास में क्लास 11th में बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तो ह्यूमन आई को पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर देखो पहली बात तो ये समझो कि एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने को नहीं आता है, कि इतने साल हो गए एग्जाम में 10-12 साल, लेकिन एक बार भी स्ट्रक्चर बनाने तक को नहीं आया। वो अलग बात है कि आपके यूटी में एग्जाम में या फिर मैम या सर बनाने के लिए बोल दे कि बेटा एक काम करो स्ट्रक्चर बनाओ ह्यूमन आई का, बस एग्जाम में आता ही नहीं है। आपसे तो ये पूछा जाता है ना कि इस स्ट्रक्चर में इस जगह इसका नाम क्या है, ऐसे करके पूछा जाता है। बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमारे फंडे इंस्टॉल हो जाए, क्लियर हो जाए, इसीलिए हम एक बार ह्यूमन आई का जो डायग्राम है उसको बना करके देख लेते हैं। तो आप मेरे साथ बना सकते हैं, इससे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। जो भी फंडे हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं भाई? बड़ा सिंपल डायग्राम है। देखो पहले आपको एक गोल सा बना देना है, टुई, ये गोल बना दिया। फिर उसके बाद यहां से थोड़ा सा फुला देना है, इसको फुला दिया, फू करके फुला दिया। अब इसके बाद यहां से फिर इसको गोल ले जाना है एंड फिर इसको टुई, मतलब इसकी चुटिया बना देनी है। ये इसकी चुटिया है, मतलब ऐसे नहीं होता। सपोज कोई लड़की ऐसे देख रही है, ये इसकी चुटिया, तो वैसे ही ये डायग्राम है ह्यूमन आई का। अब इस पे डबल लाइन कर दो, यानी कि ये जो लाइन है इस पे एक और लाइन खींच दो। टुई 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 चिंग टुई 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 टुई। इतनी पतली लाइन नहीं। टुई 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 टिनिंग। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके स्ट्रक्चर को समझना है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो एक चीज समझो, ये जो बाहर दिख रहा है ना सबसे बाहर, इसको हम बोलते हैं, दिस इज बेसिकली कोर्निया। क्या बोलते हैं इसको? को र नी आ, को र नी आ। और फिर इसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक लेंस दिखता है, इस तरह का लेंस। क्या मुझे कमेंट में बता सकते हो कि, 2 सवाल पूछता हूं मैं आपसे, कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो आई है उसके अंदर कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? क्या पूछा मैंने? रिसेप्टर। पहला क्वेश्चन है रिसेप्टर। रिसेप्टर देखते कितने महान बच्चों को आता है। रिसेप्टर इन आईज, आईज में कौन सा रिसेप्टर है? दूसरा क्वेश्चन, ये जो लेंस दिख रहा है आईज के अंदर, ये कौन सा लेंस होता है? वैसे आगे पता चल जाएगा आपको, बट अभी जल्दी से बता दो कि ये लेंस कौन सा है, नहीं तो आगे आप नकल मार लोगे। नकल नहीं मारता मैं तो खुद लिखता हूँ, इतना विश्वास नहीं। भाई विश्वास है तभी तो पढ़ा रहा हूं। तो ये एक लेंस है, अब कौन सा लेंस वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, एक टुई 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 एक मसल्स टाइप की एक स्ट्रक्चर है। बेसिकली यहाँ पे एक मसल्स जैसी एक स्ट्रक्चर है, टुई 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 मसल जैसी स्ट्रक्चर। ये जो मसल जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सीलियरी, सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स, मसल टुई वाली मसल। और ये जो लेंस है इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसा है क्या? हाँ क्रिस्टल जैसा है, क्रिस्टलाइन लेंस। और इसके आगे एक स्ट्रक्चर होती है जो इस लेंस को आगे से थोड़ा सा ऐसे करके टुई करके कवर करती है। वो कौन सी होती है? जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको हम कहते हैं आइरिस, आइरिस, आइरिस। एंड ये जो आइरिस के बीच में जो यहाँ पे जो जगह दिख रही है ना खाली खाली, ये खाली खाली जगह, ये खाली खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह को हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, वो कहते नहीं आंखों की पुतलियां। भाई एक एक करके सभी पार्ट्स को हम देखेंगे, तो टेंशन मत लो कि आप सभी पार्ट्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे, सिर्फ नाम बता के छोड़ दे रहे हो। सबको एक एक करके मैं बताऊंगा, सारे पार्ट्स को, कम से कम मैं इन सभी पार्ट्स को, 7-8 पार्ट होंगे, सबको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला, तो टेंशन मत लो, ठीक है। और आपको इसके नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप डायरेक्ट ड्राइव की लिंक तक जा सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो
ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, ये कॉर्निया है। अब यहां से लाइट अंदर जाती है और इमेज बनती है पीछे। ये जो पूरी की पूरी ये जगह है, इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना, रे 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 रेटिना। एंड यहां से कुछ नर्व जारी होती है, इस नर्व को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, ऑप्टिक मतलब लाइट, और ये हमारे लाइट को परसीव कर रही है, बाहर से जो लाइट आ रही है उसको परसीव कर रही है, इसीलिए ऑप्टिक नर्व। तो मतलब आपको पता ही है, ऑलरेडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ के आ चुके, क्या नहीं पढ़ा भाई? पढ़ लिया करो, कुछ कभी कभी पढ़ लिया करो। ऑप्टिक नर्व, एंड ये है रेटिना, एंड प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस। और कुछ बच गया क्या? हाँ, लेंस और रेटिना। लेंस है और रेटिना है, इसके यहाँ पे खाली जो जगह है ना, यहाँ पे एक जेल भरा होता है, जेली भरी होती है, इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये जो जगह है खाली जगह, इस जगह को एक्चुअल में खाली जगह नहीं, जेल भरा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं विट्रस, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। एंड लेंस और कॉर्निया, ये रहा लेंस, ये रहा कॉर्निया, इसके बीच में जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं एक्वस। एक्वस क्यों बोल रहे हो? पानी होता है क्या? हाँ हाँ, एक्वस मतलब पानी। तो एक्वस ह्यूमर यहाँ पे होता है। तो ये हमारा पूरा आई का स्ट्रक्चर हो गया, इसको ध्यान से बना लो। अब हम एक एक करके इनके पार्ट्स को समझते हैं, ध्यान से समझना, सारी चीज समझ आएगी, सारी चीज क्लियर होगी, क्योंकि डायग्राम को मैं साइड में रखूंगा एंड सारे पार्ट्स को भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो रेडी, तैयार हो समझने के लिए? अब एक एक करके मैं पार्ट्स को, जो भी पार्ट समझाता जाऊंगा, जो भी आप समझते जाओगे मेरे साथ साथ, उसको मैं यहाँ पे इसको लेवल कर दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं आई बॉल की। ये आई बॉल क्या है? बॉल, बॉल वर्ड से समझ आ रहा है कुछ, कि मतलब कुछ बॉल जैसा होगा। तो देखो यार, थोड़ा एक काम करो, अभी आप स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो, एक काम करो, अपना जो हाथ है वो आंख बंद कर लो पहले तो, और अपना हाथ ऐसे करके टच करो। तो ऐसे करके देखो, इस तरह से टच करो, जिस तरह से मैं कह रहा हूं ऐसे। तो क्या आपको कुछ गोल गोल बॉल जैसा दिख रहा है? गोल गोल बॉल जैसा दिख रहा है कुछ? अगर दिख रहा है तो वही है आई बॉल। और ये जो आई बॉल होता है, आंखों का बॉल, मतलब आंखें हमारी बॉल की तरह एक तरह से। अगर उसको निकाल दूं, मैं तो निकालना नहीं चाहता, अगर मान लो इसको निकाल दे जाए, वो कहते नहीं आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। तो गोटी कैसे खेल लेगा तू भाई? क्योंकि गोल है वो, इसलिए गोटी खेल लेगा तू। तो आई बॉल बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। एक्चुअल पूरा स्फेरिकल नहीं होता है भाई, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल, लगभग स्फीयर होता है। जैसे हमारी जो धरती है वो लगभग स्फीयर कहते हैं उसको, ग्लोब के हिसाब से, है ना? बाकी आपको पता ही है कि जो हमारी जो धरती है वो कैसी है, अंडा आकार की बोलते हैं उसको, ओवल शेप की बोलते हैं। एंड इसका जो डायमीटर है ना, वो आपको याद रखना है। डायमीटर क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह, इसके मतलब कि सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट लेना है और उसके जस्ट सामने एक पॉइंट लेना है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है, ये डायमीटर कहते हैं इसको। और ये कितनी है तो इसको आपको याद रखना है। देखो गिनती आती है, आई मतलब मान लो आई, कौन आई? आई मतलब आई, देखो आई को जब लिखते हो तो एक की तरह लगता है, एक के बाद क्या आता है? दो, दो आता है, दो, दो के बाद क्या आता है? तीन, और उसके बीच में पॉइंट लगा दो, तो 2.3। और एक बात बताओ, मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में? मीटर में होगा तो इतनी बड़ी लंबी सी नहीं हो जाएगी 2.3 मीटर, तो इसीलिए सेंटीमीटर में होता है। 2.3 सेंटीमीटर हमारा जो आई बॉल होता है उसका डायमीटर होता है। तो आई बॉल तो हमने इसमें करा ही नहीं था, हमने आई बॉल को तो दिखाया नहीं था डायग्राम में, पिछले वाला अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें जाकर के देखो आई बॉल दिखाया था नहीं, बट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं आई बॉल है का मतलब। ये पूरा आई बॉल ही तो है हमारा, जो आंखें हैं जो बॉल की तरह लग रही है, आई बॉल है। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉर्निया। तो कॉर्निया कहां था भाई? कॉर्निया यहां था, तो लिख देते हैं नंबर 2 कॉर्निया। कॉर्निया लिख दिया मैंने नंबर 2 पे कॉर्निया। अब इसके बारे में समझते हैं। ट्रांसपेरेंट बल्ज, पहले तो ये चीज याद रखो, ये ट्रांसपेरेंट होता है भाई। ट्रांसपेरेंट यानी इसके आर पार देख सकता हूं मैं। पता है आपके, आपका जो आंख है उसकी कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तभी तो उसके आर पार जो आंखों की पुतली है और आंखों की जो आइरिस है उसको देख पाते हो। अच्छा ये देख पाते हैं? हाँ आगे बताऊंगा मैं उसको, हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बल्ज, बल्ज यानी कि फुला हुआ, मैंने बोला था ना कि यहां से थोड़ा सा फुला दो, तो ये ट्रांसपेरेंट बल्ज इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल का, ये आई बॉल है, इसका जो फ्रंट वाला सरफेस है, ये तो पीछे वाला है, ये चुटिया है ना, तो चुटिया तो पीछे ही होती है। फ्रंट वाला जो सरफेस है, फ्रंट वाला सरफेस भी कौन सा? जो फुला हुआ है, फ्रंट वाला जो सरफेस फुला हुआ है, जो बल्ज है, जो ट्रांसपेरेंट है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। एंड ये थिन मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, मोटी नहीं है ना, भैंस जैसी मोटी तो नहीं है ना,
पतली सी एक मेम्ब्रेन है, चुन्नू टाइप की छोटी पतली सी मेम्ब्रेन होती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यही कर देता है। जो कॉर्निया है वो ज्यादातर लाइट का रिफ्रैक्शन यही कर देगा, और ये लेंस की तरह भी एक्ट करता है कभी कभी, लेंस की तरह। अब ये पूरा काम लेंस का नहीं कर देगा भाई। एक बात बताओ मेरे को, जैसे अगर आपके घर में मान लो मम्मी बाहर गई हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए खाना बना सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप हमेशा बना सकते हो। वैसे कॉर्निया थोड़ी देर के लिए तो लाइट को रिफ्रैक्शन कर देगा, लाइट को एंटर करने के लिए रिफ्रैक्शन कर देगा, लाइट अंदर आ सकती है, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है कि इसी पे डिपेंड रहो कि लेंस लेके निकाल दिया, ओ भाई कॉर्निया कर तो रही है, लेंस को निकालो बाहर। ऐसा नहीं करना भाई, ज्यादातर काम तो लेंस ही कर रहा है, बट कॉर्निया भी कभी कभी एक्ट लाइक लेंस, ये चीज याद रखनी है आपको। और ये प्रोटेक्ट कर रहा है भाई। एक चीज बताओ, सबसे बाहर जो होगा, सबसे बाहर कौन होता है, चौकीदार। तो चौकीदार प्रोटेक्ट नहीं करता क्या? कोई भी अगर जगह है, तो किसी भी अगर सरकारी ऑफिस के बाहर अगर चौकीदार होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो वैसे कॉर्निया सबसे आउटर सरफेस है, जो भी आउटर सरफेस होती है भाई वो हमेशा प्रोटेक्ट करती है। अब आप बोलोगे रेटिना भी तो आउटर है, अरे रेटिना अंदर की तरफ है यार, पीछे नहीं है रेटिना। देखो अगर यहां से देखोगे, मैंने जो आई बनाई है ना अपनी, देखो ये जो आंख है, ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख, चलो आपकी आंख है, ठीक है, ये जो आपकी आंख है, ये जो फूला हुआ जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये कॉर्निया है, और ये पूरा ऐसे करके आई बोल है, और इधर है हमारा रेटिना, पीछे जा करके एकदम इधर पीछे, पीछे रेटिना है। तो ये इनर सरफेस नहीं हो गया, इनर अंदर की चीज, अंदर का स्ट्रक्चर नहीं हो गया। तो अंदर की स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर सकती है क्या? नहीं। बाहर कॉर्निया तो वो प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट कौन करता है डस्ट या जर्म से? वो करता है कॉर्निया। अब अगर हम आइरिस और इन सब बाकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो आइरिस होता क्या भाई, देखो कॉर्निया के पीछे था आइरिस, कहाँ था आइरिस, ये रहा, ये स्ट्रक्चर जो यहां से ऐसे करके निकल रहा था, ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोल रहे थे, ये स्ट्रक्चर ट्विंग 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 ट्विंग, इसको हम कह रहे हैं आइरिस। आइरिस कह रहे हैं इसको, जो कि स्ट्रक्चर नंबर 3 है, ठीक। आइरिस को समझने के लिए एक चीज ध्यान समझना कि आपने कोई दुकान लगी है, अगर कहीं पे कोई दुकान है, तो उस दुकान में आपने शटर देखा है। जब हम शटर को गिरा देते हैं, एक ऐसे इमेजिन करो कि एक दुकान है और उसमें ना रोशनी आ रही है, रोशनी इन द सेंस कोई लड़की नहीं, मतलब उसमें जो धूप की जो किरणें है, किरण मतलब कोई लड़की थी मतलब उसमें धूप आ रही है। तो अगर उसमें धूप आ रही है, तो अगर मैं शटर बंद कर दूं, शटर जो है, मेरे को कितनी धूप चाहिए वो मैं शटर से कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं, कि शटर मैंने खोला तो पूरी की पूरी धूप, पूरी की पूरी लाइट अंदर आ गई, और अगर शटर मैंने आधा बंद किया तो थोड़ी सी लाइट आ गई, पूरा बंद कर दिया तो लाइट आना बंद हो गई। तो शटर यानी कि जो आइरिस है, उसको मैं अगर, ये भी शटर की तरह एक्ट करता है, बस अंदर से इतना गोल शटर है। देखो देखो ऐसे इमेजिन करो कि गोल है पूरा, और शटर जो है ऐसे करके बंद कर सकता हूं मैं, ऐसे पूरा बंद कर सकता हूं। मतलब जब मैं शटर बंद कर रहा हूं तो हर जगह से वो बंद हो रहा है, वो शटर हर जगह से बंद हो रहा है। तो मैंने क्या किया, शटर को अगर मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा बंद, थोड़ी सी जगह तो छोड़नी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी, पूरा बंद नहीं हो सकता ये शटर ऐसा है जो पूरा बंद नहीं हो सकता। आइरिस ऐसा शटर है जो पूरा बंद नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि लाइट की रोशनी तो चाहिए हमें, हमें तो रोशनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि हम चीजों को देख पाए। अब देखो इमेजिन करो कि आप बाहर गए हो घूमने के लिए, तो अगर आप बाहर धूप में गए हो, तो अगर पूरी की पूरी रोशनी हमारे आंखों के अंदर आ गई, तो हमारी आंख ज्यादा लाइट लेगी, और ज्यादा लाइट लेना हमारी आंख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आंखों की जो शटर है वो बंद कर लेगा हमारा जो आंख है, हमारा जो आंख है, जो मैकेनिज्म इसके अंदर होता है, आइरिस क्या करता है बेसिकली, वो अंदर, मतलब थोड़ा अंदर हो जाता है, और वो छोटी सी जगह छोड़ता है, थोड़ी सी जगह छोड़ेगा ताकि कम रोशनी आए। इसीलिए जब आप धूप से एकदम छाए में आते हो, इमेजिन ऐसे, मतलब आपने करा भी होगा, ठंड के टाइम पे अगर ऊपर धूप सेकने गए हो और फिर एकदम से घर में आते हो, तो घर अंधेरा अंधेरा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि आइरिस का जो शटर है, आइरिस आइरिस शटर ही है, आइरिस जो है वो बंद है, बंद। अब वो धीरे धीरे करके खुलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब तो आप नॉर्मल रोशनी में आ गए, तो वो धीरे धीरे खुलने की कोशिश कर रहा है। तो आइरिस शटर की तरह एक्ट करता है। डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ये डार्क मस्कुलर भी है, थोड़ा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डार्क स्ट्रक्चर है, और बेसिकली ये क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब ये प्यूपिल क्या है, व्हाट इज प्यूपिल, ये तो समझाओ। तो एक चीज अब ध्यान से समझना, मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ बड़ा सुंदर सा, ध्यान से समझना क्या मैं बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा गोल सा जो है ये शटर है, मैंने कहा कि आइरिस एक शटर की तरह एक्ट करता है, और ये शटर में ये इतना सा मुझे दिख रहा है, मतलब इमेजिन की शटर मैंने इतना बंद कर दिया है, इतना, और इतनी सी जगह छोड़ दी है, पूरा बंद तो हो नहीं सकता ये शटर, ऑलरेडी मैंने कह दिया है। तो इतना सा इसमें जगह खुली हुई है, बाकी हर जगह से ये शटर बंद है।
बाकी इधर से 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 इधर 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 हर जगह से ये शटर जो है मैंने बंद कर दिया, इस शटर को मैंने बंद कर रखा है हर जगह से, ठीक है ना, हर जगह से इस शटर को मैंने बंद कर दिया। बस ये गोल जो दिख रहा है ना, ये खुली जगह है, यहाँ से अंदर रोशनी जा सकती है। तो ये जो छेद है जहां से अंदर रोशनी जा सकती है उसको मैं बोलता हूं प्यूपिल। तो प्यूपिल बेसिकली क्या है, व्हाट इज प्यूपिल? भाई एक छेद है, ये एक छेद है और कुछ नहीं है, छेद है। छेद जो आपको आंखों में जो दिखता है ना, एक छोटा सा मतलब ब्लैक ब्लैक सा, जो अंदर ब्लैक क्यों दिख रहा है, वो ब्लैक इसलिए क्योंकि वो छेद है और अंदर की चीज थोड़ी ना देख सकते हो कि आंखों में आंखों का स्ट्रक्चर देख लो, नहीं ना। तो वो ब्लैक छेद क्यों है, वही है प्यूपिल। वो ब्लैक ब्लैक रंग का जो छेद दिख रहा है वही प्यूपिल है। और ये जो साइड में जो शटर दिख रहे हैं आपको, ये है आइरिस। दिस इज व्हाट, आइरिस, दिस इज आइरिस। और ये हमारा पूरा का पूरा आंख है, ये हमारा आंख है। अब एक मेरे को चीज बताओ, अगर मैं आइरिस का कलर चेंज कर दूं, मान लो मैंने आइरिस का कलर ब्लू कर दिया, तो क्या मैं ये बोलूंगा ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी और अगर मैंने आइरिस का कलर ब्राउन कर दिया तो मैं ये बोलूंगा कुड़िया नु तेरे ब्राउन रंग दे हैं। मतलब कलर जो है आंखों का वो आइरिस डिसाइड करता है। बेसिकली आइरिस डिसाइड द कलर ऑफ आई। आई का कलर कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा प्यारा आइरिस। और ये शटर की तरह एक्ट करता है, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है। भाई अगर ये खुल जाए तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। सोचो ये खुल गया, आइरिस खुल गया, आइरिस खुला यानी गोला बड़ा हो गया, गोला बड़ा यानी प्यूपिल बड़ा यानी छेद बड़ा। तो कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल कौन कर रहा है भाई, प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल कर रहा है, हु कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, आइरिस जो कि शटर है। एंड अगर हम प्यूपिल की बात करें तो पहले तो बताओ प्यूपिल कहाँ होता है, ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ प्यूपिल है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 प्यूपिल, पुलपुल प्यूपिल, ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग, पहले बोल दिया मैंने, तो ब्लैक रंग की सर्कुलर ओपनिंग होती है, ये ब्लैक रंग का होता है, व्हाइट नहीं है, ब्लैक है। ये ब्लैक रंग की ओपनिंग होती है इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में है कि नहीं, पूरा आइरिस उसके सेंटर में है कि नहीं, हाँ भाई सेंटर ऑफ आइरिस में है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटर, मतलब छेद ही तो कंट्रोल करेगा भाई। प्यूपिल अगर बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया प्यूपिल, शटर को मत याद रखो, अभी शटर को छोड़ो, शटर लाइट को कंट्रोल नहीं कर रहा, शटर तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। और प्यूपिल का साइज क्या कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल क्या कंट्रोल कर रहा है कि लाइट कितनी अंदर आएगी, हाउ मच लाइट विल एंटर इन आई इज कंट्रोल बाय प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल कर रहा है उसको, लाइट जो एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि आइरिस कंट्रोल कर रहा है, आइरिस तो शटर है यार, वो कैसे करेगा, जो अंदर जो छेद है वही तो कंट्रोल करेगा, छेद ही तो बड़ा छोटा हो रहा है, तो छेद कंट्रोल करेगा लाइट कितनी आ रही है अंदर, तो प्यूपिल कंट्रोल करता है लाइट कितनी आएगी। अगला है क्रिस्टलाइन लेंस, तो ये क्रिस्टलाइन लेंस है नंबर 5, है ना, क्रिस्टलाइन लेंस, सीएल लिख देता हूं इसको शॉर्टकट में, ठीक, सीएल मतलब क्रिस्टलाइन लेंस। और ये कौन सा लेंस होता है, इस तरह से ऐसे करके हम कौन सा लेंस बनाते हैं, इस तरह से जो हम लेंस बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड ये फाइनल एडजस्टमेंट, देखो जो भी लेंस अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे उसमें फोकल लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते थे, उसमें फिक्स होती थी, फोकल लेंथ उसमें फिक्स होती थी। बट हमारे जो भगवान है उन्होंने आंखों को ऐसा बनाया, आंखों में जो लेंस है उसको इस तरह से बनाया है कि ये फोकस को चेंज कर सकता है, फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। दूर की चीज देख रहा है तो उसको अच्छे से देख के फोकस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी एक वीडियो देखोगे जिसमें मैंने बोला था कि आई साइट को कैसे इंप्रूव करें, तो उसमें मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी कि पहले अंगूठे को यहाँ लाओ, फिर वहां ले जाओ, फिर वहां ले गए तो अब अंगूठे को देखो, फिर दूर की चीज को देखो, फिर अंगूठे को, फिर दूर की चीज को देखो। तो मैंने ये वाला एक्सरसाइज बताई थी उसमें। तो इससे बेसिकली होता क्या है, ये यहाँ पे पहले फोकस कर रहे हो, पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, फिर दूर के पे कर रहे हो, तो फोकस आपका चेंज हो रहा है। फोकस चेंज होने की वजह से आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो हमारी जो सीलियरी मसल है वो आइज की मसल स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसकी वजह से फोकस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो फाइनल एडजस्टमेंट मतलब क्या, क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ कर सकता है, मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, अंग्रेजी क्या समझे हम, सीधा बता देते हैं कि एडजस्ट कर सकता है फोकल लेंथ को। कौन, क्रिस्टलाइन लेंस जो है उसकी फोकस लेंथ जो है वो एडजस्ट हो सकती है, फोकल लेंथ कैन बी एडजस्टेड। और जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो इमेज बनाता है रियल और इन्वर्टेड। हमने कॉन्वेक्स वाला उतना मतलब जितने भी हमने केस देखे थे सारे के सारे, ज्यादातर वो रियल और इन्वर्टेड बना रहा था, है ना। वो केस 6 को याद मत रखो, मोस्टली क्या होता था, मोस्टली रियल इन्वर्टेड बनाता था।
तो अगर कोई बंदा बाहर खड़ा है और वो सीधा खड़ा है तो हमारी आंख जो है उसकी इमेज बनाता है उल्टा, मतलब उसकी मुंडी नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, इस तरह से बनता है। अब आप बोलोगे तो अच्छा ये बताओ, मैं तो अपने दोस्त को देखता हूँ वो तो मुझे उल्टा नहीं दिखता। भाई इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उसको सीधा कर देता है। बेसिकली वहां पे ऑप्टिक क्याज्मा नाम का, बड़ा भयंकर नाम है, ऑप्टिक क्याज्मा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो जो उल्टी स्ट्रक्चर हमारी बनी है, जैसे मान लो मार्कर मैंने सीधा ऐसा करके देखा तो मेरी रेटिना के अंदर ऐसा बन रहा है, बट ब्रेन ने उसको वापस ऐसा कर दिया। ये ब्रेन की ट्रिक है, ब्रेन कर रहा है ऐसा और कोई नहीं कर रहा। अब सीलियरी मसल्स की बात करते हैं तो सीलियरी मसल हमें ऑलरेडी पता है कि ये कहाँ है भाई, कहाँ है सीलियरी मसल, नंबर 6, सीलियरी सीलियरी मसल। तो सीलियरी मसल नंबर 6 पे है और ये क्या करता है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, आई लेंस जो हमारी है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। अब कैसे करता है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर 7 पे रेटिना, तो रेटिना पीछे है ये हमें पता है और यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है नंबर 7, रेटिना। तो रेटिना एक ऐसी जगह है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है बेसिकली। अब इमेज तो स्क्रीन पे बनती है, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, यानी लाइट को सेंस करने वाली एक स्क्रीन है ये बेसिकली। और यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, ये बात हमें पता है, अभी हमने देखी थी। और यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, इसकी स्क्रीन अगर है तो स्क्रीन है तो यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाएंगे जो कि इसको सेंस करेंगे। बेसिकली सेंस तो सेल ही करेंगे ना, और कौन सेंस करेगा, इसके अलावा कोई और तो सेंस कर नहीं सकता। तो लाइट को सेंस करने वाली जो सेल्स है वो दो तरह की होती है, एक तो ऐसी होगी जो दिन में हमें देखने में मदद करेगी, एक ऐसी होगी जो रात में देखने में मदद करेगी। जो रात में हमें देखने में मदद करता है उसको हम कहते हैं स्कोटॉपिक विजन, और जो दिन में देखने में मदद करे इसको फोटोटॉपिक विजन कहते हैं। देखो आइसक्रीम वाला जो होता है वो दिन में आता है, तो कौन आइसक्रीम खाते हो अगर आप, तो कोन जो है, कोन्स टाइप की जो सेल्स होती है वहां पे कोन्स, वो फोटोपिक विजन यानी दिन में देखने में मदद करते हैं। जबकि जो रोड वाली जो सेल है, रोड समझते हो, रोड यानी कि ऐसे वाले स्ट्रक्चर, ये देखो एक हो गया कोन सेल्स, ये कोन हो गया, और एक हो गया रोड, ये सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है इसको रोड बोलते हैं, ये रोड है और ये कोन है। तो ये दो दो शेप्स की अलग अलग सेल्स होती है, रोड वाली रात को देखने में मदद करती है और कोन वाली जो है वो दिन में। एंड ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है ये एक्टिवेट होती है, जैसे ही मान लो लाइट एंटर करेगी तो लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड ये जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे लाइट आई और ये एकदम से एक्टिवेट हो गई कि हाँ कोई लाइट आई है मुझे पता चल गया। और जैसे ये चीज पता चलेगी ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा, लाइट इसके पास आते ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये आगे जाएगा यहाँ पे, ये नंबर 8 पे जाएगा जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के पास जाएगा और ऑप्टिक नर्व जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन के पास भेजेगा। तो सवाल पूछा गया एग्जाम में कि ब्रेन के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन भेजता है, तो ऑप्टिक नर्व इसका आंसर है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दो अलग अलग जो मटेरियल है उनमें अंतर देखते हैं। तो मैंने पहले ऑलरेडी कहा था कि एक्वस ह्यूमर यहाँ पे होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, जबकि विट्रस ह्यूमर इस पूरे में भरा हुआ है। तो बिटवीन लेंस और कॉर्निया क्या होता है, एक्वस ह्यूमर हमारा होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में क्या है, विट्रस ह्यूमर। और ये जेली जैसा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ज्यादातर यही है ना, विट्रस ह्यूमर ज्यादा है कि एक्वस ह्यूमर, तो भाई विट्रस ह्यूमर ज्यादा है क्योंकि वो इस पूरे में भरा हुआ है। और ये अगर मान लो ये कम हो जाए, इसमें से जेली निकाल लिया आपने मान लो, तो क्या आंखों का शेप ऐसा ही नॉर्मल रहेगा, नहीं। तो आंखों का जो शेप है और स्ट्रेंथ और यहाँ तक की सपोर्ट वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट स्ट्रेंथ और शेप सारी तीनों चीजें। जबकि जो एक्वस ह्यूमर है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये कुछ न्यूट्रिशन खाने पीने की कुछ चीजें वो दे रहा है, इससे ना आंखों को एनर्जी मिलती है चीजों को एडजस्ट करने में, सारी चीजें करने में, आंखों को अच्छे से काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, इसीलिए। तो वो कौन दे रहा है, एक्वस ह्यूमर दे रहा है। और एक्वस वर्ड ये बता रहा है कि ये वाटर जैसा है, जबकि विट्रस मतलब जेली। तो अलग अलग मटेरियल से ये आपको पता होने चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगला ये सवाल आता है कि मैंने ये बोला कि यार फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारी जो आंख है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। अब किस तरह से करती है वो हम आगे देखेंगे, बट पहले ये समझते हैं कि इसको कहते क्या है। जो फोकल लेंथ को जब एडजस्ट करता है हमारा आई, तो वो जो एडजस्ट करने की जो पावर है, एडजस्ट करने की जो ताकत है कि भाई एडजस्ट कितना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मार्कर मैं पास लेकर के आया, तब मेरे आंखों पे कुछ और एकदम, मतलब अगर मान लो एकदम पास लेके आया, मान लो एकदम पास है, मतलब आंखों के एकदम पास ले आए, तो उसको देखना कठिन हो जाएगा ना।
कि मतलब आंखों में थोड़ा स्ट्रेन सा आएगा, स्ट्रेन मतलब दर्द सा होगा, हल्का सा दर्द जैसा। आप करके देखो खुद ही। मान लो आप मार्कर या कोई भी पेन अगर आप हाथ में ले रखा है तो पेन को एकदम पास में ले और देखो, और थोड़ा सा दूर करके देखो। तो दूर करके देखोगे तो आंखें रिलैक्स ही लगेगी, एकदम सही मतलब एडजस्ट होगा और हमें अच्छे से दिख रहा होगा सारी चीजें, और आंखें ज्यादा थकेगी भी नहीं। जबकि पास आ रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से हमारी आई जो है कैसे एडजस्ट कर पा रही है, पास आने पे दर्द क्यों हो रहा है और किस तरह से एडजस्ट हो रहा है, उसको जो वो पावर है जो एडजस्ट करने की, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो पावर है आई की, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। स्पेलिंग कैसे, स्पेलिंग कह रहा हूं, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे एग्जाम में, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, हमारे आई लेंस की, किसकी एबिलिटी है ये, एबिलिटी किसकी है भाई, आई लेंस की एबिलिटी है। पावर लेंस की एबिलिटी होती थी कन्वर्ट डाइवर्स करने की, याद है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो वैसे ये जो एबिलिटी ऑफ आई लेंस की जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी जो एबिलिटी है आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट अ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, उसको एकोमोडेशन कहते हैं। और दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे कि या तो हम पास की चीज को देख रहे हो या दूर की चीज को देख रहे हो। तो दोनों ही केस में हमारी आंखों के साथ क्या हो रहा होता है एक्चुअल में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो केसेस लेंगे। पहला केस ये लेते हैं कि पास रखी कोई चीज, अगर पास रखी है तो देखो ये जो पीछे लिखा है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो ध्यान से, सारी चीज क्लियर होगी। देखो अगर आपके पास पेन है तो पहले पेन आप अपने आंखों के एकदम पास रखो और उसको देखने की कोशिश करो। तो क्या आप उसको क्लियरली देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे। और अगर देखने की कोशिश कर भी रहे हो तो थोड़ी देर बाद एक 10-15 सेकंड तक देखते रहो। अगर आप देखते रहोगे 10-15 सेकंड तक तो आपकी जो आंख है उसमें दर्द होने लगेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, जब जैसे ही वो चीज पास आई है, मार्कर या पेन, जैसे ही वो पेन पास आया हमारे, तो हुआ ये कि हमारी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। हमारी आंखों की जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स अंदर स्ट्रक्चर एक मसल टाइप की, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। यानी कि देखो पास आया तो दर्द क्यों हो रहा है, दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सीलियरी मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पास की चीज जैसे ही आई सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। देखो अब इमेजिन करना एक चीज कि मान लो मेरे पास एक लेंस है, लेंस के यहीं पे था ना सीलियरी मसल, अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर, तो यहीं पे सीलियरी मसल था ना। अब सीलियरी मसल कोई चीज पास आई एकदम, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, पास की चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे होगा ये कि सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट करते क्या होगा, ये अगर इमेजिन करो मैं इस मार्कर को दबाने लगूं तो ये यहां से मोटा होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। अगर ये मार्कर ना होके एक फोम होता, अगर ये एक फोम होता तो इस फोम को अगर मैं दबाता तो यहां से मोटा होने लगता। यानी कि अगर ये लेंस है तो लेंस अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दबा रहा हूं, तो उसकी वजह से लेंस जो है वो ठीक हो जाएगा हमारा। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जब ये चीज पास लेकर के आए तो आपको ज्यादा पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए देखने के लिए, तभी तो बर्दाश्त कर पाओगे। उस दर्द को कैसे बर्दाश्त करोगे, जब ज्यादा पावर होगी तभी तो बर्दाश्त कर पाओगे। ज्यादा पावर यानी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, P बराबर 1/f का फॉर्मूला पता है ना। तो पावर और फोकस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब चीजें पास आएंगी तो पावर मुझे ज्यादा लगानी पड़ेगी, मसल्स मेरी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, लेंस मेरा थिक हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्योंकि पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, नियर ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि मेरे मसल्स में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, और इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मुझे पावर ज्यादा चाहिए तो पावर बढ़ गई। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, मसल्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये लेंस बेचारा मोटा हो गया, करके मोटा हो गया। मतलब जैसे ही इसने सीलियरी मसल ने इसको कॉन्ट्रैक्ट करा, दबाया, तो ये फ्लेक्सिबल है ना भाई, तो ये मोटा हो गया, यानी लेंस हमारा थिक हो गया। लेंस के थिक होने से इसका जो कर्वेचर है वो बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ना यानी कि एक तरह से मान लो मोटा हो गया। अगर कोई चीज पतली हो जाए तो उसका कर्वेचर कम हो जाएगा, लेकिन अगर वो बढ़ जाए, मोटा हो जाए, ऐसे करके देखो, अगर उस सीलियर मसल ने इधर से और नीचे से दबाया, पहले लेंस ऐसा था, अब वो मोटा हो गया, मोटा होने से ज्यादा कर्व हो गया ना, कर्व ज्यादा हो गया, कर्वी यानी कि कर्वी बोल सकते हैं इसको, कर्वी ज्यादा हो गया यानी कि गोल ज्यादा हो गया, तो कर्वेचर बढ़ गया। और क्योंकि पावर इंक्रीज हुई है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हुई है। अब उल्टा होगा जब हम दूर की चीज देख रहे होंगे। जब मैं दूर की चीज देख रहा हूँ तो अगर ये फार चीज है, फार यानी डिस्टेंट यानी दूर की चीज है अगर ये, तो मेरा जो आंखें वो रिलैक्स है एकदम, मेरी आंखों को कोई भी दर्द टाइप का कुछ नहीं हो रहा, मेरी आंखें एकदम रिलैक्स है।
और मेरी आंखें रिलैक्स है, यानी मुझे पावर की जरूरत भी नहीं है, यानी पावर कम है। पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा है। अच्छा, अगर ये मसल जो है मेरी अभी रिलैक्स है, क्योंकि मैं दूर की चीज देख रहा हूं तो मसल मेरी रिलैक्स है। मसल अगर रिलैक्स है तो क्या हमारा जो लेंस है वो मोटा होगा? नहीं ना। और मोटा का उल्टा क्या होता है? पतलू, मोटू पतलू तो यानी कि जो लेंस है वो हमारा थिन हो जाएगा, कर्वेचर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। देखो उस वक्त कर्वेचर बढ़ा था लेकिन अब कर्वेचर कम हो जाएगा, कर्वेचर डिक्रीज, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर डिक्रीज हो गई ना भाई। अगर रिलैक्स है हमारी आंखें, सीलियरी मसल रिलैक्स है, तो पावर कम लगानी पड़ रही है। पावर कम लगा रहे हैं यानी कि फोकल लेंथ ज्यादा है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखो आप इसमें से इस वाली चीज को याद कर लो, क्या कि पास की चीज को देख रहा हूं तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दबा रही है, दबा रही है, तो वो लेंस जो है मेरा थिक हो रहा है। अच्छा, मेरी जो दर्द हो रहा है उसकी वजह से मुझे ज्यादा पावर चाहिए उसको बर्दाश्त करने के लिए, पावर ज्यादा चाहिए यानी कि फोकल लेंथ कम होगी। सारी चीज याद हो गई यार एकदम से? अगर याद हो गई ना तो ईमानदारी से वीडियो को पॉज करो जल्दी से यहीं पे और कमेंट में लिख दो, फिर मैं आपको हार्ट भेजूंगा। जल्दी से लिख दो, मजा आ जाएगा फिर ना, मतलब हमें मजा आएगा कि हम एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। जल्दी कमेंट करो। अब अगला जो टॉपिक है वो है फार पॉइंट और नियर पॉइंट। फार पॉइंट यानी दूर का पॉइंट और नियर पॉइंट यानी पास का पॉइंट, नाम खुद ही बता रहा है। देखो दो अलग अलग पॉइंट होते हैं। अब अगर मान लो ये मार्कर है, ये हमेशा मार्कर, चलो ठीक है, पेन तुम्हारा जो भी है, जो भी तुम लेकर के बैठे हो, क्योंकि इस चैप्टर को ऐसे ही समझना होगा। तो अगर मैं इस चीज को पास लाया, पास लाया, पास लाया, पास लाया, एकदम पास लेके आया, तो क्या अब मुझे ये चीज एचडी में दिख रही है? एचडी तो समझते हो ना, हाई डेफिनेशन क्वालिटी, एकदम साफ सुथरी दिख रही है? नहीं। बट इसको मैं थोड़ा पीछे ले गया, पीछे ले गया। बट इसको मैं कितना इधर ले जाऊं, कितना इस तरफ लाऊं कि मुझे पास में कम से कम कितना पास रखूं, कम से कम इसको मैं कितना पास रखूं कि मुझे ये एचडी में दिखे। तो अगर मैं आगे लेकर के आया तब तो नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे करूं तब भी नहीं दिख रहा, फिर यहां करूं, हाँ अब दिख रहा है एचडी में। तो अगर एचडी में अब दिख रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम हम एचडी में डिस्टिंक्टली यानी एचडी में चीजों को देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं डिस्टिंक्टली यानी एचडी में, बिना किसी स्ट्रेन के, स्ट्रेन यानी कि दर्द, बिना किसी आंखों में दर्द के हम उस चीजों को एचडी में देख सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस क्या है? उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट, और वो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आइज के लिए। जिनकी आंखें खराब हो जाती है ना उनका ये चेंज हो जाता है, अभी वही पढ़ने वाले हम थोड़ी देर में। एंड फार पॉइंट क्या होता है भाई? कहां तक, कहां तक मैं इसको, कहां तक कितना दूर रखूं और फिर भी मुझे ये चीज एचडी में दिख रही है, लेकिन उसके बाद अगर मैं इसको दूर रख दूं तो वो एचडी में दिखेगा ही नहीं, तो वो है इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी पे इसको रख देता हूं, मतलब अब आप ये सोचोगे कि अगर मैं इसको इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि चांद पे रख के आ जाता है इसको, अब दिखेगा बताना? तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं अगर मान लो आपने इसको इतनी दूर भी रखा है तो हमारी आंख ये कह रही है कि मेरे लिए ये डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है, क्योंकि हमारी आंखें तो छोटी सी है, प्यारी सी छोटी सी, हम पूरे बॉडी से थोड़ा ना देख रहे हैं, हम सिर्फ आंखों से देख रहे हैं। तो हमारी आंखें जो इतनी छोटी है, सोचो इमेजिन करो इतना छोटी सी कोई चीज है, तो उसके लिए तो वो इन्फिनिटी है ना यार, वो डिस्टेंस इन्फिनिटी हुई कि नहीं हुई? तो थोड़ी सी डिस्टेंस भी इन्फिनिटी बन जाती है हमारी आंखों के लिए। तो इन्फिनिटी, बस इतना ज्यादा नहीं आ रहा समझ में, तो बस इतना याद रखो कि दूर से दूर, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर हमारा आंख देख सकता है, इन्फिनिटी। फारदेस्ट पॉइंट, दूर दूर, सबसे दूरेस्ट पॉइंट, दूरेस्ट सबसे दूर वाला पॉइंट जहां तक हमारा आई देख सकता है ऑब्जेक्ट को क्लियरली, उसे फार पॉइंट कहते हैं। फॉर नॉर्मल आई, जो नॉर्मल आई हमारी होती है ना उसके लिए होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक देख सकती है हमारी नॉर्मल आई। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, यानी देखने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। यानी कभी पास की चीज नहीं दिखती किसी को दूर की नहीं दिखती, किसी को दोनों भी नहीं दिखती, तो अलग अलग चीजें, अलग अलग कंडीशन है। तो बेसिकली यहाँ पे हम 4 डिफेक्ट ऑफ विजन देखने वाले हैं, उसके करेक्शन, उसका इलाज कैसे किया जाता है वो देखने वाले हैं, कि किस तरह का लेंस लगाया जाता है, चश्मे में कौन सा लेंस होता है वो पता लगा सकते हैं। यानी कि आप अपने दोस्त को अगर पूछोगे कि आपको पास का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो उसके बेस पे आप अपने दोस्त के चश्मे का नंबर बता सकते हो कि माइनस में है कि प्लस में। ठीक है, तो वो कैसे पता करें अभी देखते हैं। तो इसमें हम 4 डिफेक्ट ऑफ विजन को पढ़ेंगे। नंबर 1 मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, फिर पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट। तो एक एक करके समझते हैं, पहले मायोपिया को समझते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है? बेसिकली इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस, अब देखो नियर साइटेडनेस है यानी कि इसमें होता क्या है, हमें जो पास की चीज है ना वो एकदम साफ दिखा रही होती है। नियर वर्ड है ना इसमें, नियर वर्ड, तो नियर वाली जो चीज है वो हमें साफ दिख रही है, जिसमें जो वर्ड है वो हमें साफ दिख रहा है, ऐसे मान लो।
तो कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो पास की जो चीज है उसको क्लियरली देख सकता है वो बंदा, बट वो कैन नॉट सी डिस्टेंस, दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकता। अगर उस बंदे को दूर को देखने प्रॉब्लम है, आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसको दूर के देखने प्रॉब्लम है, तो कमेंट में आप उसका नाम बताना। तो उसको बेसिकली मायोपिया हो रखा है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो फार पॉइंट होता है ना, फार पॉइंट क्या था हमारा, इन्फिनिटी था। यानी वो बंदा इन्फिनिटी तक देखना चाहिए था, उसको इन्फिनिटी तक की सारी चीजें दिखनी चाहिए थी, बट उसको दिख ही नहीं रहा इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी से पहले की चीजें दिख रही है। यानी कि अगर इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पे रखोगे, सोचो इन्फिनिटी है, ये जो डिस्टेंस है ये इन्फिनिटी, ऐसा सोचो यहां तक देखना चाहिए था, बट इन्फिनिटी से पास वो नियर आ गया, मतलब वो जो फार पॉइंट था ना वो नियर आ गया, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है। तो ये जब नियर आ गया, अब यहीं तक देख सकता है बंदा, उसको देखना यहां तक चाहिए था लेकिन वो यहीं तक देख पाया बस। तो इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। अब इसमें एक और चीज होती है कि इमेज जो है ना वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। देखो एक्चुअल में इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, रेटिना पे ही इमेज बनती है, बट मायोपिक आई में क्या होता है, इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनने लगती है। रेटिना से पहले इन द सेंस कि इस तरफ लेफ्ट साइड, अगर उस तरफ बने तो उसे हम कहते हैं रेटिना के बाद। बट यहाँ पे मायोपिक आई में क्या होता है, मायोपिया जिसको हो रहा होता है रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन होने लग जाता है। और इसका रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई, कि क्यों उस बंदे को दूर का नहीं दिख रहा। तो इसका रीजन ये है कि आई बॉल जो है ना, आई बॉल उसका साइज इंक्रीज हो गया है, एक्सेसिव या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि जो आई लेंस जिसको बार बार एडजस्ट करने के चक्कर में, बार बार एडजस्ट करने के चक्कर में उस आई लेंस को, अब उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ गया। सोचो इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, आप पूरे दिन मोबाइल चला रहे हो, वैसे ज्यादातर लोगों को मायोपिया ही होता है, बहुत सारे लोगों को मायोपिया होता है। अगर आपके चश्मे का नंबर नेगेटिव है ना, माइनस में चश्मे का नंबर, ज्यादातर लोगों का ऐसे होता है, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनके चश्मे का नंबर माइनस में होता है, तो उनको मायोपिया हो रखा है। यानी कि उसको पास की चीज तो दिख रही है बट दूर की चीज दिखने प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हुआ भाई, अगर वो टीवी देख रहा है पूरे दिन, मान लो इमेजिन करो, या फिर कुछ फालतू की चीजें, मतलब मान लो कुछ ऐसा देख रहा है जो उसके आंखों के लिए अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके आंखों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मसल बार बार, पहले तो मसल फोकस करते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि मसल ऐसे ही छोड़ देगी उस लेंस को, वो ऐसे ही छोड़ देगी, यानी उसने उस लेंस को मोटा करके छोड़ दिया। अब वो कह रहा है भाई इसको वापस ऐसे कैसे करूं, नहीं मेरे अंदर ताकत नहीं है, अब मैं इतने बार इसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं, इतने बार रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मैं तो थक गया, अब मैं तो ऐसे छोड़ दूंगा भाई, मैं तो ऐसे छोड़ूंगा, मैं नहीं कर रहा इसके बाद, मेरे पास ताकत ही नहीं है। कौन कह रहा है ऐसे, मसल्स कह रहा है मेरे पास ताकत ही नहीं है, तो लेंस को ऐसे छोड़ देगा, थिक थिक करके छोड़ देगा लेंस को, यानी कि कर्वेचर बढ़ा दिया ना भाई, लेंस का कर्व बढ़ा दिया, कर्वेचर कर्वी हो गया, लेंस कर्वेचर बढ़ा दिया। तो अगर कर्वेचर लेंस का बढ़ जाता है तो लेंस ठीक हो जाता है, कर्वेचर मोड़ हो जाता है, फोकस कम हो जाती है। अभी भी हम देख के भी आए हैं, तो ये ऐसे फिक्स हो गया। अब जब ये ऐसे फिक्स हो गया इस तरह से, तो ये जो फिक्स जब हो गया तो अब उस बंदे को क्या हो गया, मायोपिया, इस तरह से ये कंडीशन पैदा होती है, ये इसका रीजन है। और आपने ये देखा होगा कि जिस बंदे का चश्मे का नंबर माइनस में होता है ना, वो उसकी जो आंखें होती है मोटी दिख रही होती है थोड़ी। एक तो ऐसा होता है कि कुछ लोग की आंखें ऐसे, मतलब कुछ लोग ऐसे नहीं देखते कि आंखें एकदम ऐसे चाइनीज की तरह मतलब बंद कर लेंगे, ऐसा लगेगा कि आंखें खोल ही नहीं रखी है, पूरी बंद कर रखी है, ऐसे लगता है। तो वो अलग कंडीशन है, उसको हम आगे देखेंगे, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जबकि इसमें क्या है, बंदा घूर घूर के देख रहा है ऐसे, आंखें फाड़ फाड़ के, तब जाके उसको दिख रहा है, मतलब मोटी आंखें करके देख रहा है, यानी कि उसकी आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो गए, आई लोग जो है इसके मोटे हो गए, आई लोग मतलब उसके आई बॉल आंखें मोटी हो गई बेसिकली। अब इसका करेक्शन कैसे करूं, तो ये जब समझ आएगा जब हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे, किस तरह से ये डिसीज हुई है। देखो ध्यान से समझो, जो मायोपिक आई है उस बंदे को पास का क्लियर दिखेगा, मतलब पास, अगर ये चीज, ये ऑब्जेक्ट जो है मैं दूर रखूं तो अब नहीं देखने वाला उस बंदे को, लेकिन ये मैं पास लेके आया हूं उसके लिए, उसने बोला मेरे को पास लेके आओ, तब उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है, तब इमेज अच्छी खासी रेटिना पे बन रही है। अगर पास की चीज देख रहा है ना वो आराम से, तो उसको सब कुछ दिख रहा है एकदम क्लियरली, रेटिना पे इमेज बन रही है, इसलिए सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। बट उसको मैंने जैसे ही दूर किया, उस चीज को मैंने जैसे ही दूर किया, मैंने दूर किया, तो जब वो उसको देख रहा है ना, तो उसकी इमेज रेटिना से पहले बन रही है। ये जो ओल्ड एस है ना, ये ओल्ड एस वो है जो नॉर्मल आई देख सकती है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है जिसको हमारी नॉर्मल आई, जिस किसकी आंख नॉर्मल है ना तो वो देख सकती है, ये इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट रखा है। बट अगर ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आया, मतलब इन्फिनिटी वाली चीज तो उस बंदे को दिख ही नहीं रही है, वो इन्फिनिटी पे देख रहा है, ये जो आंखें हैं ये इन्फिनिटी पे देख रही है, इन्फिनिटी पे रखी हुई चीज की इमेज जो है वो रेटिना पे बन ही नहीं रही, यानी कि उसको वो चीज क्लियर दिख ही नहीं रही भाई।
वो दूर तो देख रहा है, इन्फिनिटी पे देख तो रहा है, लेकिन उसकी इमेज जब रेटिना पे फॉर्म ही नहीं हो रही तो उसको दिखेगा कैसे, एचडी में कैसे दिखेगा, उसको ब्लर दिखेगा सारी चीज, इन्फिनिटी की चीज उसको ब्लर दिखेगी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओ था, जब ये वाला ऑब्जेक्ट ओ, तब उसको क्लियर दिख रहा था क्योंकि वो पास था। अब इसको करेक्शन कैसे करूं, तो ध्यान से समझो। ये रेटिना पे पहले ही, ये अगर पूरा ये जगह है तो हमारा ये लेंस है अगर, तो इसने क्या करा, ये जो लेंस है हमारा ये कन्वर्ज करता है रेस को, तो इसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, पहले ही कन्वर्ज। इसको करना यहां चाहिए था, मान के चलो यहां करना चाहिए था इसको कन्वर्ज, जिस जगह पे करना चाहिए था, बट उसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया। तो यार अगर उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि इसको खोल दे, इसको खोल करके आगे करवा दे, इसको खोल करके आगे करवा दे, यानी कि खोलना यानी कि डाइवर्स करना, यानी ये जो रेज है इसको अगर कोई थोड़ा सा डाइवर्स, हल्का सा डाइवर्स करा दे तो काम बन जाएगा। अब कितना डाइवर्स करना है कितना नहीं, वो लेंस की जो पावर है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी के चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है तो उसको ज्यादा डाइवर्ट करना होगा, है ना, ज्यादा डाइवर्स करने पड़ेगा। एंड अगर किसी के चश्मे का नंबर कम है तो उसको कम डाइवर्स करना पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है, मान लो मैंने ना डाइवर्स करना है, मुझे अगर डाइवर्स करना है, मुझे लाइट की रेस को डाइवर्स करना है तो कौन सा लेंस चाहिए होगा, मुझे चाहिए देखो कॉन्वेक्स लेंस है, जो ऐसा वाला जो लेंस होता है वो तो रेस जब आती है उसको कन्वर्ज कर देता है, तो मुझे कन्वर्ज थोड़ी ना कराना भाई, वो तो ऑलरेडी पहले कन्वर्ज हो रही है और मैं उसको और पहले कन्वर्ज करा दूं, क्या पागल समझा है क्या, ऐसे थोड़ी ना करना है, हमें थोड़ा सा दूर उसको कन्वर्ज कराना है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा गैप बना दूं और उसको आगे मिलवा दूं, थोड़ा सा गैप अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आगे मिल जाएगी भाई। तो थोड़ा सा अलग कैसे करूं, उसको डाइवर्स कैसे करूं, हाउ टू डाइवर्स, डाइवर्स करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो मैंने कॉनकेव लेंस लिया। अब ध्यान से सुनो, कॉनकेव लेंस यानी कि फोकस, फोकल लेंथ कैसी होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, माइनस या प्लस, माइनस में होती है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, चाहे लेंस या मिरर, उसकी फोकस जो है हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। बट कॉनकेव लेंस या मिरर, कॉनकेव लेंस या मिरर कोई सा भी लू, तो कॉनकेव लेंस यहां लिया है तो नेगेटिव फोकस होगा। अगर नेगेटिव फोकस होगा तो पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगी। यानी कि अगर किसी के चश्मे का नंबर 1 है, चश्मे का नंबर किसी ने बोला कि मेरे चश्मे का नंबर 1 है, तो यानी वो ये कह रहा है कि मेरे चश्मे का जो पावर है वो 1 है, पावर 1 है। यानी कि ध्यान से समझना, इसकी फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, इसके लेंस की फोकल लेंथ। अगर किसी ने बोला कि मेरे चश्मे की पावर 1 है तो पावर बराबर 1/f होता है, मुझे f पता करना है तो मैं क्या करूंगा 1/p, p उसने बोला पावर मेरे चश्मे का नंबर 1 है, -1, माइनस क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि उसने मेरे को साथ में ये भी बोला था कि मेरे को दूर का नहीं दिखता, ठीक है, तो माइनस लगाया। और ये हमेशा मीटर में होता है, ये कट गया तो मीटर में आएगा, यानी कि ये आया -1 मीटर। यानी जो वो लेंस जो उसने लगा रखा है ना उसकी फोकल लेंथ -1 मीटर है। इस तरह से हम पता लगाते हैं। अगर फोकल लेंथ दे रखा होगा लेंस का तो पावर पता लगा लोगे ना भाई, ये तो पिछले चैप्टर में सीखा था, तो ये बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से बना करके 2-3 बार प्रैक्टिस करके देख लेना है कि किस तरह से क्या है, कौन सा डायग्राम है, इसको बना करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, आपको डीपीपी में क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो यानी मुझे अगर करेक्ट करना है ये जो डिसीज है, जो मायोपिया मेरे को हो गया है, अगर मुझे इसे करेक्ट करना है तो कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए। तो करेक्शन के लिए कौन सा, कॉनकेव लेंस, उसकी पावर कैसी, नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है भाई। नंबर 2 पे हाइपरमेट्रोपिया, जो आपने मायोपिया में पढ़ा था उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो यहाँ पे सब चीज। मैं तो ये बोलूंगा आपको कि मायोपिया याद रखो बस, और इसके जो डायग्राम है वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर मायोपिया की याद है, सब कुछ मायोपिया का याद रखो, हाइपरमेट्रोपिया अपने आप याद हो जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये फार साइटेडनेस है। मायोपिया, अब देखो मायोपिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वैसे तो आपको एंड में जब एपिसोड खत्म हो जाएगा तो मायोपिया याद रखना है, ये ऑटोमेटिकली याद जाएगा। बट इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए एक चीज करते समय। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, फार वर्ड आया यानी कि दूर की चीज, दूर की चीज एकदम साफ दिख रही है इस बंदे को, यानी अगर वो बंदा दूर देख रहा है ना तो उसको सब साफ दिख रहा है, यानी उसने दूर का देखा तो उसको साफ दिख रहा है, रेटिना पे इमेज बन रही है, उसे तो साफ दिखना कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साफ दिखना, साफ दिखने का मतलब होता है कि रेटिना पे इमेज बन रही है, तो उसने दूर की चीज देखी तो उसको साफ दिख रहा है एकदम। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हाँ दूर की चीज क्लियरली देख पा रहा है। कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली, यानी एचडी में नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास में अगर उसी चीज को मैं लेकर के आ रहा हूं तो वो डिस्टिंक्टली एचडी में उसको देख ही नहीं पा रहा है, उसको पास की चीज नहीं दिख रही है, यानी उसको दूर करना पड़ रहा है। आपने देखा अपने घर में जो मतलब अखबार अगर कोई पढ़ रहा है, दादा दादी अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं
तो वो क्या करते हैं, अखबार को थोड़ा दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पास का नहीं दिख रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बेसिकली ओल्ड एज में ज्यादा होती है कि पास का नहीं दिख रहा है, तो ओल्ड हो गया मतलब बंदा, ज्यादातर ऐसा ही होता है मोस्टली। नियर पॉइंट जो है, नियर पॉइंट पहले तो बताओ नियर पॉइंट कितना होता है। हमारा जो नॉर्मल आई अगर होगी तो उसका नियर पॉइंट क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। बट प्रॉब्लम ये है कि उस बंदे को अब 25 सेंटीमीटर से दूर करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको 25 सेंटीमीटर पे लाने पे 25 सेंटीमीटर पे पहली बात तो एक क्लियर दिखना चाहिए, बट दिख ही नहीं रहा क्लियर, इसलिए उसको थोड़ा सा दूर करना पड़ रहा है, अखबार को थोड़ा सा दूर रख के पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे जब अखबार रख रहे हैं तो वो पास आ जा रही है, या उससे पहले रख रहा हूं तो पास आ जा रही है, तो उसको दूर क्यों रखना पड़ रहा है, वहां पे दिखेगी ना, इसीलिए 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं दिखेगी, बट नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड चला गया, 25 सेंटीमीटर के बाद रखना पड़ रहा है, यानी ग्रेटर देन 25 हो गया। जो नियर पॉइंट है वो फार हो गया, दूर हो गया, इसलिए तो इसको फार साइटेडनेस कह रहे हैं, और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। इमेज जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इमेज जब पास में कोई चीज लेकर, देखो दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर की चीज तो साफ दिख रही है, तो पास लेके आ रहा हूं तो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के पीछे या रेटिना के बाद बन रही है, बिहाइंड दी रेटिना बन रही है, इधर बन रही है, ये पास की चीज है। एंड डैश जो है वो पास की चीज है, पास की चीज जब देख रहे हैं तो बियॉन्ड रेटिना इमेज बन रहा है, इसे ही तो हाइपरमेट्रोपिक आई बोलते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे भाई? रीजन ये है कि फोकल लेंथ जो है उसकी अब और नहीं बढ़ा सकते, यानी कि लेंस को अब खींच करके एकदम पतला कर दिया, ठीक है, अब फोकल लेंथ बढ़ चुकी है, अब और नहीं बढ़ा सकते उसको भाई, कि बढ़ाया जा रहे हो बढ़ाया जा रहे हो, नहीं बढ़ा सकते उसको। और आई बॉल जो है वो टू स्मॉल हो गया, मतलब अपोजिट हो रही है इसमें सारी की सारी चीजें, वहां पे फोकल लेंथ कम हुआ था, यहाँ बढ़ गया, फोकल लेंथ इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। और आई बॉल जो है वो टू शॉर्ट, मतलब बहुत छोटा हो गया, इसलिए तो उन्हें चाइनीज की तरह आंख बंद करके ऐसे देखना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं, तो वो आई बॉल अपनी स्मॉल है, उसकी छोटी आई बॉल, इसीलिए उनको आंख जो है वो छोटा करना पड़ रहा है। और इसका करेक्शन समझने के लिए ध्यान से समझना एक चीज, अगर ये बाद में देखो, यहाँ पे मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पे इसको यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए, लाइट रेज जो है यहाँ पे कन्वर्ज होनी चाहिए, बट वो वहां पे हो रही है, वहां पे कन्वर्ज हो रही है। भाई अगर उसको मैं यहीं पे कुछ यहाँ पे रास्ते में कुछ ऐसा डाल दूं जो इसको और कन्वर्ज करा दे, देखो अभी तो क्या हो रहा है, ये दूर जाके ऐसे कन्वर्ज हो रही है, लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज हो रही है और वहां पे इमेज बन रही है, बट हमें तो यहाँ चाहिए, यानी कि हमें पहले ही कन्वर्ज करानी है, यानी कि हमें जल्दी कन्वर्ज कराना है, नहीं और कन्वर्ज कराना है। तो क्या हो, अगर मैं पहले ही एक लेंस लगा दूं जो कि कन्वर्ज कराता है, तो वो यहीं पे कन्वर्ज करा देगा, इसी जगह पे कन्वर्ज करा देगा। तो इसीलिए मैंने कौन सा लेंस लिया यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करा देता है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये इसका करेक्शन हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो पावर भी पॉजिटिव होगी इसकी। तो हाइपरमेट्रोपिया तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि मायोपिया को हमने अच्छे से दिल लगा के समझ लिया, तो हाइपरमेट्रोपिया बहुत आसान हो गया हमारे लिए। नंबर 3 पे प्रेस बायोपिया। व्हाट इज बायोपिया? प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया इज पावर ऑफ, देखो होता क्या, ध्यान सुनो, इसे मत पढ़ो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम बड़े होते हैं ना, जब हमारी ओल्ड एज होती है, अगर किसी की ओल्ड एज हो जाती है तो टाइम के साथ साथ जैसे एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे एक बात बताओ, पूरी जिंदगी बेचारा सीलियरी मसल क्या कर रहा है, आप पास की दूर की चीज देखे जा रहे हो, तो वो पूरी जिंदगी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, पूरी जिंदगी बेचारा करोड़ों बार ये कर चुका होगा, जब जब आपने दूर की और पास की चीज देखी होगी, तो वो थक नहीं जाएगा। तो अगर वो थक जाएगा तो अब पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो इसमें होता क्या, एकोमोडेशन की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। सीलियरी मसल ही तो था जो उसको बार बार अकोमोडेट कर रहा था, जो आई लेंस को एकोमोडेट कर रहा था उसके अकॉर्डिंग की पास की चीज देख रहा है दूर की। तो इसीलिए जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है एज के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है। जो नियर पॉइंट है इसमें, बेसिकली जो नियर पॉइंट होता है ना, वो ग्रेजुअली रिसाइड्स अवे, नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है वो अवे चला जाता है, यानी दूर हो जाता है। मैंने बताया था कि ओल्ड एज में ऐसा ही होता है, ओल्ड एज में बेसिकली चीजें मतलब हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन जैसा कंडीशन है। हाइपरमेट्रोपिया मत बोलना इसको, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ध्यान से समझना चीजें मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। डिफिकल्ट है नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, यानी दूर की चीज को देख सकता है, ये क्या बात हुई, मतलब कि उसको फार साइटेडनेस है ना, तो दूर की चीज को, तो यानी ओवरऑल होता क्या है
कि ये हाइपरमेट्रोपिक जैसा ही हो गया, इसको फार साइटेडनेस है, इसको फार की चीज दिखने में प्रॉब्लम है। यानी कि इसके अंदर बेसिकली देखो, ध्यान समझना है एक चीज कि जब हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों एक साथ होता है, वैसे ऐसे टेक्निकली ऐसा रोंग है बोलना कि हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया एक साथ हो गया, इसीलिए इन्होंने इसको हाइपरमेट्रोपिया पे ज्यादा जोर दिया है क्योंकि वो ओल्ड एज में होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलो, बट एक्चुअल में अगर समझना है तो इसको हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया दोनों से समझो। क्यों? क्योंकि जो लेंस है इसमें यूज किया जाता है वो दो लेंस यूज किया जाता है। अगर इसको मुझे करेक्ट करना है तो दो लेंस यूज करना है। पहले रीजन समझो। रीजन क्या है कि सीलियरी मसल जब वो कमजोर हो गई, बेचारी इतने बार उसने रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब कमजोर नहीं हो जाएगी? वो इतना काम करवा रहे हो उससे, जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस की वो कम हो गई। लेंस अब इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि बार बार उसको मोटा पतला मोटू पतलू खेल लोगे, उसके साथ पूरी जिंदगी मोटू पतलू खेल लोगे, नहीं, इतना फ्लेक्सिबल है ही नहीं अब, वो बड़ी एज हो गई अब। और जो पर्सन है वो बेसिकली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। इसको टेक्निकली गलत है, बट अगर ऐसा हो कि हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दोनों एक साथ हो तो इसका करेक्शन क्या है? करेक्शन ये है कि उसको दोनों लेंस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको दूर की चीज भी नहीं दिख रही और पास की भी नहीं दिख रही। तो अगर उसको पास देखना है तो आपने देखा है किसी को ऐसा चश्मा लगा रखा है और वो ऐसे करके ऐसे चश्मे को थोड़ा निकाल करके देख रहा है, उसका कोई शौक नहीं है, वो कोई हीरो नहीं बन के दिखा रहा कि मैं चश्मा आधा निकाल कर, नहीं, उसका कोई शौक नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो जब चश्मे को थोड़ा निकाल रहा है तो वो नीचे वाले लेंस से देख रहा है। नीचे वाले लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, जो उसकी पास देखने में मदद कर रहा है। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस क्या मदद कर रहा है? उसकी पास देखने में। जबकि अगर उसने उस चश्मे को पूरा ऐसे लगा लिया, पूरा फिट कर लिया, तो वो दूर की चीज अगर देख रहा है तो उसमें वो कॉनकेव लेंस का यूज कर रहा है। अब जो चौथी जो डिसीज है वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। हमने सुना भी है इसका नाम कि हमारे आसपास लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद में एक्चुअल में होता क्या है? तो भाई देखो, जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि आर पार देख सकते हैं। सोचो मैंने लेंस के अंदर दूध भर दिया, दूध इन द सेंस बादल धुआं वहां कुछ भर दिया, सोचो मैंने लेंस के अंदर दूध भर दिया तो लेंस जो है वो मिल्की हो गया, मिल्की लेंस हो गया, यानी क्लाउडी हो गया, उसके अंदर बादल से आ गया, कुछ बादल टाइप का कुछ। तो अब क्या उस लेंस के आर पार देख सकते हो? तो जब भाई लेंस के आर पार नहीं देख सकते तो कैसे आप बाहर की चीज को देख पाओगे, कैसे चीजों को देख पाओगे? यानी कि आप या तो पार्शियल तरीके से चीजों को नहीं देख पाओगे या पूरी तरह से देखना ही बंद हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं चीज। अगर मान लो मैंने यहाँ पे शीशा रखा है और मैंने उस शीशे के अंदर दूध भर दिया, चलो वो छोड़ो, शीशे के अंदर जो है, शीशे के उस पार मैंने धुआं धुआं कर दिया, तो क्या मैं उस पार की चीज देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। तो ऐसा ही हमारे जो लेंस है उसके अंदर हुआ है कि वो लेंस जो है क्लाउडी हो गया है, क्लाउडी नेचर का हो गया। लेंस जो है वो मिल्की हो गया है, फिर क्लाउडी हो गया। ओल्ड एज में ऐसा हुआ है, वैसे आजकल किसी को भी हो सकता है, ओल्ड एज में ऐसा ज्यादातर होता है। तो उसे हम कहते हैं कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है? पार्शियल, अधूरा या फिर कंप्लीट, पूरी तरह जो लॉस ऑफ विजन है, यानी दिखना बंद हो जाता है। या तो थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा या पूरा ही नहीं दिखेगा, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। और ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा दुख होता है अपनी जिंदगी में। पता है, मैंने एक जगह देखा था कि आई टेस्ट में जब मैंने देखा था तो वहां पे एक औरत आई, एक लेडी आई, तो उसने क्या करा, अपनी आंखों की टेस्टिंग कराई। तो जब उसने टेस्ट कराया तो उसकी आंखों में मोतियाबिंद निकला, उसको पता तक नहीं था। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने उसको बहुत डांटा कि आपने क्या किया, आप सूरज की रोशनी में पूरे दिन काम करते रहते हो, क्या क्या करते हो समझ नहीं आता, आपको मोतियाबिंद हो गया है। एकदम से उसको जब बोला डॉक्टर ने तो वो लेडी जो है वहां पे रोने लगी। तो बहुत ज्यादा दुख होता है जब लॉस ऑफ विजन एकदम से हो जाता है। मतलब उसको दिख तो रहा है लेकिन क्लाउडी दिख रहा है, क्लाउडी दिख रहा था उसको, क्योंकि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता तो वो अकेले नहीं आती है ना। तो इसमें पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है। इसका करेक्शन कैसे करोगे भाई? एक ही इलाज है इसका, सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये जो फालतू के जो यूट्यूब पे या फालतू के कहीं भी, यूट्यूब छोड़ो, कहीं पे भी लोग सॉल्यूशन देते हैं ना कि मोतियाबिंद बिना सर्जरी के इलाज है, बिना ऑपरेशन के हम ठीक कर देंगे, ये दवाई खाओ, ये सब फालतू है। सर्जरी करनी पड़ती है, कैटरैक्ट सर्जरी होती है तब जाकर के वो ठीक होता है। बेसिकली उसमें कुछ टाइम लगता है सर्जरी करने में, फिर जाकर के वो ठीक होता है। तो ये सारी की सारी डिसीज थी जो हमने पढ़ी, डिफेक्ट ऑफ विजन थे, 4 डिफेक्ट ऑफ विजन थे। अब इन चारों डिफेक्ट ऑफ विजन के नाम कमेंट में जल्दी से लिख दो फटाफट। और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, इसके लिए आपको लाइट चैप्टर का आना बहुत जरूरी है, तो उसको आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जाके देख लो। और अगर इस चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो और डीपीपी जरूर सॉल्व कर लेना इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला, डीपीपी सॉल्व करना पड़ेगा। और बाकी जब आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको मैं वहीं पे मिलूंगा।